Sam Manekshaw, who's been paying a 2-day visit to Malik and his colleagues. Commanders, he'll be glad. भाषा देश और राज्य में बंटवारे का सबसे बड़ा कारण बनती है भाषा। गुजरात महाराष्ट्र से अलग हुआ भाषा के कारण। मद्रास प्रेसिडेंसी से निकलकर आंध्र प्रदेश सिर्फ भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना। पंजाब हरियाणा का बंटवारा इसी भाषा के कारण हुआ था। अगर धर्म के बाद बंटवारे का कोई सबसे बड़ा कारण है तो वो है भाषा। भारत और पाकिस्तान धर्म के आधार पर बंट तो गए थे, लेकिन दोनों अपने भीतर भाषा नाम का एक बवाल लेकर घूम रहे थे जो कभी भी फटने वाला था। और जैसे ही बंटवारा ख़त्म हुआ, दोनों देशों के अंदर खुद को गवर्न करने के लिए अलग अलग अरेंजमेंट ढूंढे जाने लगे। सरकार कैसी होगी, संविधान कैसा होगा, और सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाने वाला कंपोनेंट बना भाषा। राष्ट्रभाषा क्या हो, इस पर दोनों ही देशों में बवाल मच रहा था। भारत में नॉर्थ इंडिया के लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, तो वहीं साउथ इंडिया के लोग उसी हिंदी को लेकर हिंसक विद्रोह करने के लिए तैयार बैठे थे। और 1970 आते आते भारत नॉर्थ वर्सेस साउथ के बंटवारे तक पहुंच गया था। वो तो भला हो हमारे नेताओं का, जिन्होंने सही वक्त पर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की ज़िद छोड़ दी। लेकिन पाकिस्तान इतना समझदार नहीं निकला। पाकिस्तान दो इलाकों को मिलाकर बना था, वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान है, और ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है। धर्म के जोश पर ईस्ट और वेस्ट दोनों मिलकर पाकिस्तान तो बन गए, लेकिन बार बार उनके बीच में रह रहकर लड़ाई होती रहती। 1948 में पाकिस्तान ने उर्दू को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया। इससे ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले बांग्ला लोग थोड़े से नाराज़ हो गए। बंगाली चाहते थे कि उनकी बंगाली भाषा को पूरे पाकिस्तान में बराबरी का दर्जा मिले, और इसको लेकर पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में भयंकर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। और आगे चलकर पाकिस्तान ने 1950 में भारत से सीख लेते हुए बंगाली को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। लेकिन इससे उस वक्त प्रोटेस्ट तो ख़त्म हो गए, लेकिन उन 6 साल में प्रोटेस्ट ने एक डिस्टिंक्ट बांग्ला आइडेंटिटी को जन्म दे दिया। उस वक्त पाकिस्तान में आर्मी डिक्टेटरशिप थी जनरल अयूब खान की लीडरशिप में। फिर बाद में 1969 आते आते अयूब खान ने सत्ता अपने जूनियर याया खान को सौंप दी। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक दूसरे से 1600 किलोमीटर दूर थे, तो इस वजह से लोगों का आना जाना एक दूसरे घर बहुत कम रहता था। सिर्फ कुछ बड़े लोग और सरकारी अफसर ही एक दूसरे के यहाँ आते जाते थे। अब लोग एक दूसरे के यहाँ आएंगे जाएंगे नहीं तो दोस्ती कैसे बढ़ेगी, भाईचारा कैसे पैदा होगा। ऊपर से वेस्ट पाकिस्तान के लोग गोरे चिट्टे और लंबे होते थे, और मिलिट्री में 90% वेस्ट पाकिस्तानी ही थे, और वेस्ट पाकिस्तान में भी 75% पंजाबी मुस्लिम ही थे। वहाँ की आर्मी में आज भी ऐसा ही है। तो वहीं ईस्ट पाकिस्तान के लोग सांवले, छोटे और दुबले पतले होते थे। उसकी वजह से वेस्ट पाकिस्तान के लोगों में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना बंगाली मुस्लिमों के मन में एक अलग देश की चाहत पैदा करने का। उसके बाद 1969 में पूरे पाकिस्तान में पहली बार जनरल इलेक्शन करवाए जाते हैं, और उसमें ईस्ट पाकिस्तान अवामी लीग नाम की एक बंगाली पार्टी ईस्ट पाकिस्तान की 169 सीट्स में से अकेले 167 सीट्स जीत जाती है। और पूरे पाकिस्तान में पार्लियामेंट की 313 सीटें होती थी, और जैसा कि आपको पता है जो 51% सीट जीत जाएगा वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो पाकिस्तान की 313 सीटों का 51% हुआ 159 सीट्स। तो जो 159 सीट जीत जाएगा वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाएगा। अब ईस्ट पाकिस्तान अवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान की खुद की 167 सीट्स थी, तो वो जीत चुके थे और उनका प्रधानमंत्री बनना तय था। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के लोग ये कतई नहीं चाहते थे कि कोई काला पतला छोटा सा बंगाली जिसको उर्दू बोलनी भी ना आती हो वो उन पर राज करे। बस इसी बात की वजह से याया खान ने उस वक्त के वेस्ट पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कहने पर वहाँ की पार्लियामेंट को खुलने ही नहीं दिया, और ना तो ईस्ट पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान को पीएम की कुर्सी सौंपी। बस इसी बात से बंगाली लोग गुस्सा हो गए और पूरे बंगाल में स्ट्राइक और शटडाउन कर दिया। उस वक्त बंगाली मुसलमानों ने ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे बिहारी मुसलमानों को मार डाला, क्योंकि बिहारी मुसलमान वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि 1963 में इन्हीं बंगाली और बिहारी मुसलमानों ने मिलकर कई सौ हिंदुओं को मार डाला था और कई हज़ार हिंदुओं को ईस्ट पाकिस्तान से भगा दिया था, क्योंकि उस वक्त कश्मीर में पैगंबर मोहम्मद की दाढ़ी का एक बाल श्रीनगर की हज़रत बल मस्जिद से चोरी हो गया था। उन बंगाली मुसलमानों द्वारा उन 300 बिहारी मुसलमानों का कत्लेआम वेस्ट पाकिस्तान के लिए
एक बहाना बन गया अपनी फ़ौज को ईस्ट पाकिस्तान में भेजने का। बस फिर क्या था, पाकिस्तान की आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट और ऑपरेशन बरी साल चलाकर बांग्लादेश के जाने माने पत्रकारों और प्रोफेसर्स को मरवा डाला। फिर मार्च 1971 की शुरुआत में पाकिस्तानी आर्मी में एक बंगाली मेजर जियाउर रहमान ने बांग्लादेश को एक अलग देश घोषित कर दिया और शेख मुजीबुर रहमान को अपना प्रधानमंत्री मान लिया। ये सुनते ही अप्रैल 1971 में पाकिस्तानी आर्मी में सभी बांग्लादेशी अफसरों ने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से भागकर अपनी खुद की एक बांग्लादेशी आर्मी बना ली, जिसको बोला गया मुक्ति बाहिनी। अब बांग्लादेश के पास खुद की सरकार थी, खुद की जनता थी और खुद की फौज थी, और भारत जैसा देश उसे एक देश की मान्यता देने के लिए तैयार था। बस कमी थी तो बस ज़मीन की, जो अब भी पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल में थी। बांग्लादेश की मुक्ति बाहिनी के पास 2 करोड़ फौजी थे, जबकि वहीं पाकिस्तान के पास 4 लाख की फौज थी। अब पाकिस्तान की आर्मी ने खुले तौर पर बांग्लादेशियों को अंधाधुंध मारना शुरू कर दिया था और सबसे ज़्यादा निशाना बनाया गया बंगाली हिंदुओं को। नतीजतन 1 करोड़ लोग बांग्लादेश से भागकर भारत आकर रिफ्यूजी बन गए और भारत की इकॉनमी, जो कि ऑलरेडी काफ़ी कमज़ोर थी, वो और ज़्यादा गिर गई। भारत को 1 करोड़ लोगों का खाना पीना, रहना सहना, दवा दारू सब मैनेज करना था। जब इंदिरा गांधी ने अप्रैल 1971 में हमारी आर्मी के रॉक स्टार चीफ और 5 स्टार फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को जब पूछा कि क्या हम पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं, तो सैम मानेकशॉ ने कहा जी हाँ, लेकिन उन्होंने भरी कैबिनेट में मिसेस गांधी को अपना इस्तीफ़ा सौंपने की पेशकश कर दी। तो मिसेस गांधी ने पूछा क्यों, तो सैम मानेकशॉ ने जवाब दिया कि ये तारीख याद रखिए, 28 अप्रैल को मुझे श्रीमती इंदिरा गांधी ने कैबिनेट मीटिंग के दौरान बुलाया और उन्होंने मुझसे पूछा कि सैम, हम पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं, क्या भारतीय सेना इसके लिए तैयार है? मैंने मिसेस गांधी को सरल शब्दों में कहा कि मैम, क्या आपने बाइबल पढ़ी है? ये सुनकर मिसेस गांधी चौंक गई। उन्होंने पूछा कि सैम, बाइबल का इसमें क्या काम? मैंने मिसेस गांधी को बोला कि मैम, बाइबल में कहावत है कि ईश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, यानी ईश्वर ने कहा प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। आप कहेंगी युद्ध हो जाएगा, लेकिन मैं एक चीज की एश्योरेंस आपको देना चाहता हूं कि अगर ये जंग हुई और आज ही हुई तो भारत बुरे तरीके से हारेगा। ये सुनकर मिसेस गांधी और पूरी कैबिनेट मेरी तरफ चौंकने वाली निगाहों से घूरने लग गए। कैसे भारतीय सेना का एक जनरल उन्हें अपनी फौज की तरफ से कह रहा है कि वो लोग हार जाएंगे। फिर मैंने मिसेस गांधी को कैबिनेट के सामने एक सुझाव दिया। मैंने मिसेस गांधी को बताया कि मैम, हमें 2 महीने तैयारी के लिए चाहिए। हमारे टैंक्स को हमें तैयार करना पड़ रहा है और अभी जुलाई में मानसून आ जाएगा तो बांग्लादेश में चारों तरफ पानी भर जाता है, तो हम लोग उस दलदल में फंसकर रह जाएंगे। ऊपर से हिमालय की सारी बर्फ पिघल जाती है जुलाई तक। तो भारत और चीन के बीच के सभी माउंटेन पासेस यानी दर्रे खुले हुए हैं। ऐसे में चीन पाकिस्तान की मदद करने आ सकता है और अगर हम आज हमला करते हैं तो मैं आपको एक चीज़ सुनिश्चित कर देता हूं कि हम पक्का हार जाएंगे। इसीलिए मैं आपको अपना इस्तीफा सौंप रहा हूं। हाँ, मैं आपको ये एश्योरेंस ज़रूर देता हूं कि हम हमला करेंगे, लेकिन तब जब हम तैयार होंगे, उस वक्त जीत हमारी होगी। यानी मॉनसून के बाद सर्दियों में जब हिमालय में बर्फ गिरने से माउंटेन पासेस यानी दर्रे बंद हो जाएंगे और ज़मीन हमारे टैंक्स के लिए मुफीद हो जाएगी। सैम मानेकशॉ को 2 महीने का वक्त देकर मिसेस इंदिरा गांधी पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगाने निकल पड़ी। वो दरअसल दुनिया को यह बता रही थी कि अगर भविष्य में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो तो दुनिया भारत के ऊपर ज़्यादा ब्लेम ना थोपे। ऐसा ही एक किस्सा अमेरिका का भी मौजूद है, जब अमेरिका के घमंडी प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कुछ ऐसा बोला जो मैं बोल भी नहीं सकता।
उस वक्त दरअसल इंदिरा गांधी अमेरिका के दौरे पर थी और अमेरिका को पाकिस्तान को डांटने के लिए रिक्वेस्ट करने गई थी। जब सैम मानेकशॉ आर्मी को तैयार कर रहे थे, उसी टाइम हमारे रॉ के ऑफिसर्स उन बंगाली रिफ्यूजी कैंप्स में से गोरिल्ला लड़ाके तैयार कर रहे थे और उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे। भारत तीनों फ्रंट्स पर तैयार था और हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान से बांग्लादेश जाने वाले प्लेन्स के लिए इंडियन एयर स्पेस बंद कर दिया होता है और हमारी नेवी ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी सबमरीन PNS गाजी को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। जब भारतीय आर्मी पूरे तरीके से तैयार थी तो उसे स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़ा कर दिया गया था, जिससे पाकिस्तान को लगातार ऐसा लग रहा था कि भारत कभी भी किसी भी वक्त हमला कर सकता है। और उसी उधेड़बुन में पाकिस्तान ने वही गलती की जो भारत चाहता था। फिर पाकिस्तान ने हड़बड़ाहट में आकर हिंदुस्तान के 11 एयर स्टेशंस पर हमला कर दिया था और उनमें से एक एयर स्ट्राइक आगरा में भी हुई थी और उस दौरान ताजमहल को फूल पत्तियों से ढक दिया गया था ताकि पाकिस्तानी एयरफोर्स की नज़र ताजमहल पर ना पड़े। दरअसल पाकिस्तान को ये एयर स्ट्राइक का आइडिया इजराइल द्वारा अरब देशों में की गई एयर स्ट्राइक से आया था, जो कि 1967 में की गई थी। और उस अचानक की गई इजरायली एयर स्ट्राइक ने अरब देशों की कमर तोड़ के रख दी थी और वही पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ करना चाहता था। इजराइल की वो एयर स्ट्राइक इतनी कारगर थी कि उसने सिर्फ इजराइल को 6 दिन में जितवा दिया था। इजराइल ने अकेले इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया जैसे बड़े मुल्कों को हरा दिया था सिर्फ 6 दिन में। हैंस इट वॉज कॉल्ड 6 डे वॉर। हालांकि इजराइल के एयर स्ट्राइक में सैकड़ों प्लेन एक साथ उड़ के हमला करने गए थे, लेकिन पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में सिर्फ 50 से भी कम प्लेन थे। लेकिन उस एयर स्ट्राइक ने भारत को जंग छेड़ने का एक बहाना दे दिया। बस फिर क्या था, हमारी एयरफोर्स ने उसी रात और अगले दिन बढ़ चढ़ कर जवाब दिया और भारत की आर्मी ने बांग्लादेश पर चढ़ाई कर दी। हालांकि दिसंबर में ही पाकिस्तान ने भारत की एक सबमरीन INS खुखरी को मार गिराया, जिसमें हमारे 209 सैनिक शहीद हो गए। इसके जवाब में भारत ने रूस से खरीदी हुई स्टाइनिक्स मिसाइल से कराची में मौजूद पाकिस्तान का पूरा नेवल हेडक्वार्टर उड़ा दिया। कराची कई दिनों तक जला था। पाकिस्तान खुद के साथ एक और मजाक कर बैठा कि उसने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के पायलट्स को फाइटर प्लेन सौंप दिए। उन मूर्खों ने खुद की सबमरीन PNS जुल्फिकार उड़ा मारी। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स की कमर कुछ इस तरह तोड़ी कि पाकिस्तान को अपने फाइटर प्लेन्स ईरान में छुपाने पड़े। कई मुस्लिम देश छिपकर पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, जिनमें सऊदी अरेबिया और लीबिया जैसे देश शामिल थे। उसी दौरान इंडियन आर्मी बांग्लादेश में घुसकर धूमधाम कर चुकी थी। हमारी आर्मी ने बहुत जल्द बांग्लादेश पर कब्जा कर लिया था, यहाँ तक कि वेस्ट पाकिस्तान का भी 1500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमारे कब्जे में था। भारत ने बांग्लादेश के अंदर वही टेक्निक यूज़ की जो हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूज़ की थी, यानी ब्लिट्जक्रिग, यानी एयरफोर्स और आर्मी एक साथ घुस जाए और सामने वाले को रिएक्शन का मौका ही ना दे। ढाका के अंदर हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि भारत की फ़ौज ढाका शहर को घेर कर खड़ी थी और हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा पाकिस्तानी आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल AK निहाजी को फ़ोन पर धमका रहे थे कि अगर अगले 30 मिनट में सरेंडर नहीं किया तो इंडियन आर्मी शहर में घुसकर धूमधाम कर देगी। बस फिर क्या था, पाकिस्तान के जनरल ने अपने 93,000 फौजियों के साथ सरेंडर कर दिया। वो दिन 16 दिसंबर 1971 था, जिसे ना तो भारतीय आर्मी भूली है और ना ही पाकिस्तान को भूलने दी। फिर भारत ने सेलिब्रेट किया। उन 93,000 पाकिस्तानी फ़ौजियों को दिल्ली के पास मेरठ में रखा गया पूरी इज्जत के साथ। उनके साथ वो सलूक किया गया जो एक सिपाही दूसरे सिपाही के साथ करता है। फिर पाकिस्तान में 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरकार बन जाती है और फिर भुट्टो भारत आते हैं और इंदिरा गांधी के साथ शिमला में शिमला समझौता करते हैं। शिमला समझौते में था क्या? दरअसल शिमला समझौते के तहत भारत ने पाकिस्तान को 93,000 फौजी और 1500 स्क्वायर किलोमीटर का वेस्ट पाकिस्तान की ज़मीन जो भारत ने हड़पी थी वो वापस लौटानी थी। बदले में पाकिस्तान ने हमें क्या दिया? एक टुच्चा सा वादा कि पाकिस्तान कभी भी भारत पर हमला नहीं करेगा। अब इतने घाटे का समझौता भारत ने किया क्यों? क्योंकि हम पर अमेरिका, ब्रिटेन से लेकर भारत के खास दोस्त सोवियत रूस का प्रेशर था। रूस ने लड़ाई के दौरान भारत का भरपूर साथ तो दिया, लेकिन रूस की पाकिस्तान के प्रति सिंपैथी लगातार बनी रही। 1971 की लड़ाई भारत की पहली और आखिरी लड़ाई थी जिसमें भारत इमोशनली अकेला खड़ा था। अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, लीबिया तो खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहे थे और मन से भी भारत के खिलाफ थे और चाहते थे कि भारत हारे। लेकिन रशिया,
जो हमारा दोस्त था, वो भी चाहता था कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई कम से कम नुकसान में ख़त्म हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान ज्योग्राफिकली एक ऐसी जगह पर बैठा है जहाँ पर अमेरिका और रशिया को उनकी सख्त ज़रूरत है। इसीलिए इंदिरा गांधी ने जब रूस के सामने कश्मीर को पाकिस्तान से छीन लेने का प्लान बताकर साथ मांगा तो रूस पीछे हट गया। हालांकि जब अमेरिका और ब्रिटेन ने इंडो पाक वॉर के दौरान भारत को डराने के लिए अपना एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशन में भेजा तो रशिया ने भी भारत के सपोर्ट के लिए अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था। 1971 की लड़ाई भारत की अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई और कामयाबी थी, जिसे भारत इसलिए जीत पाया बिकॉज वी हैड एन आयरन लेडी एज आवर प्राइम मिनिस्टर एंड एन आयरन मैन एज आवर आर्मी चीफ एंड अ ब्रिलियंट रॉ। हालांकि उस लड़ाई के बाद पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वह भारत से कभी भी ऑल आउट वॉर में नहीं जीत सकता, सो इट विल हैव टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, और भारत के वो 2 जख्म बने, पंजाब और कश्मीर।